So, welcome to another session of Certified Internal Auditor Part 1। और अगर हम स्पेसिफिकली सेशन की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले पूरा बेस बनाएंगे। आज के इस सेशन का जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ हमने बेस बनाना है कंट्रोल्स को लेकर। बेसिकली कंट्रोल्स क्या होते हैं, कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं, कंट्रोल्स का एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का हमने आज के लेक्चर में बेस बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फाइनली। सो सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोल की डेफिनेशन की। कंट्रोल क्या है? एक लेमैन का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम प्रोफेशनल या बिजनेस वर्ल्ड में आने से पहले। जैसे कि आपके घर में आपके मदर या फादर ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि कभी भी जब तक आप जो है टेम्पल में होके नहीं आते या फिर आप शावर नहीं लेते, आप कुछ भी खा नहीं सकते घर में। ये एक तरह का क्या है, उन्होंने नॉर्म्स बना दिए है ना। यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दोज नॉर्म्स, कंट्रोल्स लगाए हैं है ना, ताकि मैनेज हो पाए चीजें, से आपको एटिकेट्स आ पाए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या है, सो इट इज एनी एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट और इट इज टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाता है? मैनेजमेंट में जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड इवन चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दोज चार्ज विद गवर्नेंस। जब भी हम बोर्ड की बात करते हैं, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हो, चाहे दो हैं चाहे तीन है, कलेक्टिव टर्म सभी डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड कहलाती है। ठीक है। सो फिर से रिपीट करते हैं, कंट्रोल एक ऐसा एक्शन है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है या बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, या जो भी पार्टीज कंसर्न्ड है। क्यों लिया जाता है ये समझना जरूरी है, ये समझना एसेंशियल है, सो दैट द रिस्क कैन बी मैनेज्ड, ताकि रिस्क को हम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाए। सो इट इज एन एक्शन जो कि मैनेजमेंट और बोर्ड लेते हैं ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके, क्योंकि अगर रिस्क अच्छे से मैनेज होगा सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, इट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ व्हाट, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आपके बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से अचीव होंगे। देखिए बेटा, सिंपल सा एक पॉइंट लेते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक मोटिव है कि उनको कहीं ना कहीं अपना आगे जाके एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ये उनका ऑब्जेक्टिव और गोल है। उसके लिए उन्होंने रिस्क, उनको पता है यहाँ यहाँ रिस्क हो सकता है, उसको मैनेज करने के लिए स्टेप्स लगा दिए। तो क्या होगा, तो ऐसे स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे कि कंट्रोल्स लेवी हो गए। क्या लेवी हो गए? कंट्रोल्स लेवी हो गए। आगे अगर हम बात करें, मैनेजमेंट प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस एंड डायरेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सफिशिएंट एक्शंस। अगर मैनेजमेंट की हम जब भी बात करते हैं, पढ़ के आते हो, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ के आते हो, छोटे होते जब आप होते हो पढ़ के आते हो, क्या होता है मैनेजमेंट? कम ऑन एवरीबॉडी इन दिस क्लास, इन द चैट बॉक्स, क्या होता है मैनेजमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजमेंट? धुंधला धुंधला से याद आ रहा है? कैन यू रिकॉल? दिनेश की क्वेरी है, मैम काइंडली शेयर द अपेंडिक्स ABCD, इट वाज नॉट शेयर्ड बाय द कोऑर्डिनेटर। ओके दिनेश, आप एक बार, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है दिनेश, एक बार उस पर मेंशन कर देना, मैं टीम से करवा दूंगी जो भी आपका पार्ट पे एक है। ठीक है जी। चलिए, सो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? एक्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यही तो सारी चीजें, इवन कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में भी बोर्ड के साथ साथ मैनेजमेंट का रोल है। ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या करती है? प्लान्स, ऑर्गेनाइज, डायरेक्शंस देती है ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो अचीव हो पाए। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, रीजनेबल अश्योरेंस। जब भी आपको एमसीक्यू में एग्जाम के अंदर आएगा कि क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी जा सकती है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है 100% एश्योरेंस। क्या कभी 100% एश्योरेंस आप दे सकते हो किसी चीज की? कभी भी नहीं दे सकते। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व ओवर देयर। सो इसकी वजह से हम कहते हैं कि सो देयर इज क्वांटम ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस कि ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव होंगे। इन अ नटशेल, जब भी हम कंट्रोल की बात करेंगे तो कौन सी चीजें आपके लिए रेलेवेंट होंगी, यहाँ पर हम एक वर्ड फाइल साइड बाय साइड ओपन करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि एग्जाम में जाके आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड दोज क्वेश्चंस, अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा रेपिटेशन है, ये वो है, बट एज सच लेट मी टेल यू,
जब आपकी चीजें क्लास के अंदर ही कवर हो जाती है तो फिर घर पे लिए आपको सिर्फ एमसीक्यू करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमने बात करी कंट्रोल्स की। कंट्रोल्स की, कंट्रोल्स में क्या है, सबसे पहला पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं। पहला पॉइंट, ये एक एक्शन है। टेकन बाय whom, कौन लेता है? टेकन बाय whom? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। टीसीजीएम मतलब दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। गवर्नेंस में आपके कौन आता है जब हम गवर्न करने की बात बोलते हैं? गवर्नेंस में आपके आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डोंट वरी, अगर ये आप नहीं भी नोट डाउन करें तो ये फाइल में लेक्चर के नीचे ही डाल दूंगी, सो डोंट यू वरी एट ऑल, ठीक है। चलिए, सो गवर्नेंस करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और मैनेज कौन करता है फिर? मैनेज करते हैं कंपनी के जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स। अगर हम बात करें यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स के फॉर्म में, कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, कंपनी के सीएफओ हो सकते हैं, कंपनी के चीफ रिस्क ऑफिसर हो सकते हैं, कंपनी के, सॉरी, सीए, ऑलराइट, सो सीएओ हो सकते हैं, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। ये इतना मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ, बिकॉज वहां पर केस स्टडी बना के जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपका नॉलेज बेस इतना बिल्ट होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। वापस अगर कंट्रोल्स की डेफिनेशन में आएंगे, सारा कुछ हम कर क्यों रहे हैं? ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो ऑर्गेनाइजेशन के, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल objectives can be achieved, organizational objectives can be achieved। और इसके साथ साथ वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। क्या कभी एब्सोल्यूट अश्योरेंस मिल सकती है? कभी भी नहीं, नेवर एवर। एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस, और एब्सोल्यूट की बात करें तो 100% अश्योरेंस कैन नेवर एवर बी गिवन। एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस कैन नेवर बी गिवन। क्लियर हो गया? यहां तक आई डोंट थिंक सो किसी को कोई दिक्कत आएगी। छोटी सी डेफिनेशन है, बट केस स्टडी पर्सपेक्टिव से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। चलिए, नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्रोसेसेस। अगेन इससे 3-4 एमसीक्यू बन सकते हैं, सो बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे, विदाउट एनी विदाउट लूजिंग एनी कॉन्सेंट्रेशन देयर टू। यहां पर दिनेश का एक क्वेश्चन आया कि मैम, अश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, अश्योरेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। बेटा, अश्योरेंस वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए ये टर्म का यूसेज जो है करना गलत होगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर मैं समझ गई आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है दिनेश का, है ना। तो जो हमारे ईयर एंड पे एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं, या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं, तो उनका जो है एंगेजमेंट, मतलब उन्हें हायर इसलिए किया जाता है कि वो उस पे अप्रोप्रिएट अपना अपना ओपिनियन दे पाए कि फेयर और रीजनेबल है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। उन्होंने जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली बनी है कि नहीं बनी है, तो उसके लिए भी वर्ड एश्योरेंस यूज होता है। और इंटरनल ऑडिटर्स के लिए भी इस तरीके से यूज होता है कि जो भी मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, जो भी मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, उसकी अश्योरेंस दीजिए कि वो अप टू द मार्क है कि नहीं, अगर नहीं है तो रिकमेंडेशंस दीजिए। क्लियर है दिनेश? ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली गई है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंट्रोल प्रोसेसेस की। कंट्रोल प्रोसेसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं, किसी भी प्रोसेस को, प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल फ्रेमवर्क के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला टास्क आता है पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनानी पड़ेगी? पॉलिसी। अनटिल एंड अनलेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी मैनुअल नहीं है, तो कोई भी प्रोसीजर कैरी आउट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला स्टेप होता है कंट्रोल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज। सो फर्स्ट यू नीड टू मेक अ पॉलिसी, देन यू नीड टू लेवी प्रोसीजर्स। और ये प्रोसीजर्स मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों हो सकते हैं। पॉलिसीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो अपने आईटी डिपार्टमेंट अभी तक नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल्दो सारा सिस्टम्स के ऊपर, सिस्टम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क हो रहा था। अब आईटी डिपार्टमेंट ऑफिशियली अलग से बन रहा है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्वियसली पहले पॉलिसी बनाई होगी।
अपने जो भी उनके डायरेक्शंस वाले जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, चार्टर्स हैं, उनमें चेंजेस करे हैं। और प्रोसीजर लगाना बहुत जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी प्रोसीजर लगाती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी में मेंशन क्या है। आई रिपीट, पॉलिसी में जो भी चीज मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंगली, उसके बेसिस पे प्रोसीजर लगाया जाएगा। और ये जो भी प्रोसीजर लगाते हो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपने सिस्टम पे बैठा है, सेवरल मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी के बाद ऑटोमेटिकली वो जो है लॉग आउट हो जाए, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटेड हो गया। मैनुअल में आप क्या लगा सकते हो कि वो खुद जो है वहां पे लॉक लगा के जाए, तो प्रोसीजर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर मैं ये समझाना चाह रही हूँ इन नटशेल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी जो पॉलिसीज बनती हैं उसी के बेसिस पे प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटेड हो, ताकि उसका मोटिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हैं जो कंट्रोल फ्रेमवर्क का पार्ट है, जो भी एक्टिविटीज कंट्रोल फ्रेमवर्क का पार्ट है, कहीं ना कहीं हमें उन्हें प्रॉपरली डिजाइन कर सकें, ऑपरेट कर सकें, ताकि रिस्क जो है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। एंड रिस्क दे आर कंटेन्ड विद इन द लेवल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू एक्सेप्ट। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी में और इनकॉर्पोरेट करना चाहूंगी, फिर हम इसका एक क्विक रिकैप भी लेंगे की टेक अवे कंट्रोल प्रोसेस का। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, ये वाला फोकस कर करके, एम्फेसाइज करके, क्योंकि इसमें से काफी सारे एमसीक्यू बनते हैं एंड आई जस्ट डोंट वांट एनीथिंग, एनी वर्ड ऑफ द सेंटेंस टू बी स्किप्ड एट ऑल। दैट्स वाई इसको बहुत ही डिटेल में मैं ले रही हूँ। चलिए, तो हमने यहां पर बात करी दैट रिस्क आर कंटेन्ड विद इन द लेवल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू एक्सेप्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क जो है, उसका रिस्क एपेटाइट क्या, कितना रिस्क वो उठाने के लिए संयम है, एक्सेप्ट कर सकती है, जितने जिसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल फ्रेमवर्क अच्छे से डिजाइन किया जा सके, ऑपरेट किया जा सके। दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे हियर। तो अगर हम कंट्रोल प्रोसेसेस को रैप अप करें, किसको, कंट्रोल प्रोसेसेस, क्या मतलब है कंट्रोल प्रोसेसेस का यहाँ पे। कंट्रोल प्रोसेसेस का सिंपल सा मतलब ये है, पहला बुलेट पॉइंट अगर बनाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉलिसी। देन उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पॉलिसी में जो भी आउटलाइंड है, बेस्ड ऑन दैट, जो भी पॉलिसी में आउटलाइंड है, बेस्ड ऑन दैट प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, चाहे वो मैनुअल हो या फिर क्या हो, ऑटोमेटेड। ये जो एक एक चीज मैं लिख रही हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डिटेल में करा रही हूँ। ठीक है, आप कहोगे कि मैम पॉलिसी में जो भी आउटलाइन था उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स डिफाइन कर दिए, चाहे वो मैनुअल है चाहे वो ऑटोमेटेड है। एंड इसके साथ साथ वो सारी एक्टिविटीज, उसके साथ साथ वो सारी एक्टिविटीज दैट आर पार्ट ऑफ अ कंट्रोल फ्रेमवर्क, है ना। और इसके अलावा वो सारी एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, हमने एक्टिविटीज तो बोल दिया, बट कौन सी एक्टिविटीज, विच आर पार्ट ऑफ, विच आर एक्चुअली फॉर्म। और इसके ऊपर हम बहुत सारे जो हैं, क्या कहते हैं, कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम इसके विद रिस्पेक्ट टू बहुत सारी केस स्टडीज भी करेंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स थोड़े एमसीक्यू भी कवर कर लेंगे आगे। तो अभी के लिए जितना समझा रही हूँ दिमाग खोल के समझे, ताकि प्रॉब्लम ना आए केस स्टडी वाले एमसीक्यू करने में। ठीक है, चलिए। हमने बोला ठीक है मैम, आपने समझा तो दिया, कितनी बार रिपीट करोगे, पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी में जो भी लिखा गया है उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स आउटलाइन उसके हिसाब से कर दिए, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटेड हो। और फिर उसके हिसाब से एक्टिविटीज को भी जो है कंट्रोल प्रोसेसेस का पार्ट ही माना जाएगा। तो एक्टिविटीज में मैम आप ये बता रहे हो कि जो कंट्रोल फ्रेमवर्क का पार्ट है, जो हमारे कंट्रोल फ्रेमवर्क कह लीजिए, ऑपरेशन कह लीजिए, जो हमारे कंट्रोल ऑपरेशंस का पार्ट है, वो सारी एक्टिविटीज भी इनमें आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये हम सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, किसके बेसिस पे ये सारी चीजें, कंट्रोल फ्रेमवर्क हो गया, पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर्स हो गए, क्यों कर रहे हैं, ताकि इस लेवल तक डिजाइन और ऑपरेट करना, ताकि रिस्क जो है विच आर कंटेन्ड विद इन द लेवल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू एक्सेप्ट। यानी कि ये सारी चीजें जो हैं किस लेवल पे होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क एपेटाइट को कंसिडर करते हुए। क्लियर हो गया, जितना रिस्क वो सहार सकती है।
इज दैट क्लियर टिल हियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल और कंट्रोल प्रोसेसेस में अभी तक किसी को कोई दिक्कत? ये समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी अपेंडिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके बेटे स्टडी मटेरियल में ही है। किसने क्वेरी रेज करी थी? जब आप अपना स्टडी मटेरियल ओपन करोगे ना 158 पेजेस का, तो उसी के पेज नंबर 91 पे मिलेंगे आपको। चलिए, थैंक यू फॉर द कॉन्फर्मेशन। अब हम बात करेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट की। किसकी? कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट। अगर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में बात करें कि अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, इवन आप अपने घर के एनवायरनमेंट की बात कर लो, किन से बनता है? वहां के लोगों से बनता है। कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसी वैल्यूज हैं, कैसे एटिकेट्स आपके घर में, वैसी अपब्रिंगिंग हम कहते हैं। ये तो लेमन एग्जाम्पल हो गया। नाउ लेट्स स्विच टू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू एनी एंटिटी। आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या जो सीनियर मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट जो है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनके एक्शन कैसे हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स वगैरह एस्टैब्लिश अच्छे से हो पाते हैं। जब भी हम कंट्रोल्स की अगर बात करें, सो द कंट्रोल एनवायरनमेंट एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, डिसिप्लिन मैनर से सारी चीजें हो पाए, विच आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात क्या होगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, उनमें क्या वैल्यूज हैं, उनकी क्या वैल्यूज हैं, वो कितने ऑनेस्ट हैं, मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है मैनेजमेंट का, है ना? और मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, किसको कितनी पावर दी गई है, क्या पॉलिसीज बना रखी गई हैं, क्या जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। क्योंकि लोगों से ही बनता है एनवायरनमेंट, उसी के विद रिस्पेक्ट तो हम यहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब इसी को जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अब ये थोड़ा डिटेल में आ जाएगा। हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा जी, तो यहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट किससे बनता है? ह्यूमन एसेट्स। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनके रिस्पॉन्स से बनता है। चलिए, अब जो हम यहाँ पर बात करके आए थे कंट्रोल प्रोसेसेस की, है ना, पॉलिसी प्रोसीजर एंड एक्टिविटीज, पीपीए कैसे याद रख सकते हो? पीपीए, पॉलिसीज प्रोसीजर एंड एक्टिविटीज, जो प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं, अब उनको ही बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं। अगर बेटा जी हम बात करें, कंट्रोल प्रोसेस जो है, इट ऑलवेज रिक्वायर्स फीडबैक। अगर आप देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप जैसे बजट बनाते हो, है ना, या फिर कोई आपने कुछ भी कर रहे हो, कोई भी टास्क आपने टारगेट बनाया, डेविएशन आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो जब तक आप उसको मेजर नहीं करोगे, करेक्ट नहीं करोगे, तो कैसे आगे कहानी बढ़ेगी, राइट? सो कंट्रोल रिक्वायर्स फीडबैक। फीडबैक ऑन व्हाट? ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। की ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज क्या है, उसी के विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक देना होता है। सो कंट्रोल प्रोसेसेस तभी अच्छे से हो सकते हैं अगर आपको प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फीडबैक तो बेटा जी तभी मिलेगा ना अगर पहले से स्टैंडर्ड सेट है कि आपको ये आपका टारगेट है जो आपको अचीव करना है। टारगेट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड्स, राइट? फिर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो स्टैंडर्ड्स के साथ, टारगेट्स के साथ। फिर देखो कहाँ कमी बेशी आई है, कहाँ डेविएशन पाई गई है, एंड अकॉर्डिंगली आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो बेस्ड ऑन दैट आउटकम। देन रीअप्रेजिंग द स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपने करेक्टिव एक्शन भी ले लिए, डेविएशंस को मेजर करके, डेविएशंस मेजर करी और करेक्टिव एक्शन ले लिए, एंड उसके साथ साथ यू नीड टू रीअप्रेज द स्टैंडर्ड्स।
जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड्स में कमी पाई गई, मैंने ओवर स्टैंडर्ड टारगेट कर दिया या अंडर स्टैंडर्ड टारगेट करा है, तो अपने एक्सपीरियंस से सीख कर आपने फ्यूचर में स्टैंडर्ड्स को भी क्या करना है, रीडिफाइन करना है, रीअप्रेज करना है। इन अ नटशेल हम ऐसा बोल सकते हैं, an evaluation reward system should be implemented to encourage compliance with the control system। और जो अच्छा परफॉर्म करे, है ना, सो देयर शुड बी अ रिवॉर्ड सिस्टम, ताकि कंट्रोल्स और अच्छे से लेवी हो पाए। इसके साथ साथ जब भी हम इंटरनल कंट्रोल्स की बात करेंगे, सो दे ओनली प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव, नॉट द एब्सोल्यूट अश्योरेंस, जो कि मैं पहले से आपको बता चुकी हूं। इट कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस बिकॉज एनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसकी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, सुपर से भी ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। हम बार बार ये कहानी बोल रहे हैं, अच्छा जी रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, तो कारण तो बताइए, एमसीक्यू में अक्सर ये पूछा जाता है। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, कि ये इस कारण की वजह से है कि कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, जितने भी कंट्रोल्स लगा लो तो उनको हम ऐसा बोल सकते हैं, इन बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट या कंट्रोल्स, क्या सॉरी कंट्रोल्स। पर ऐसा है क्यों? क्या कारण है कि कंट्रोल्स के बावजूद भी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं? पहला कारण ह्यूमन जजमेंट, बायसनेस हो सकती है। एक ह्यूमन बींग्स अपना एक जजमेंट ही तो करते हैं ना, कि ये हमारा टारगेट है, इतना अचीव हो जाना चाहिए, बट हमारे जो जजमेंट्स हैं अक्सर फॉल्टी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो कंट्रोल्स हैं वो फेलियर हो जाएगा कंट्रोल्स का। चाहे वो एरर सिंपल एरर्स हो सकते हैं या हमारी मेजर या माइनर मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि पहला इनहेरेंट लिमिटेशन कि कंट्रोल्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, पहला है ह्यूमन जजमेंट की वजह से। दूसरा, मैनेजमेंट में इन अप्रोप्रिएटली ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल्स। क्या बोला मैंने? मैनेजमेंट में इन अप्रोप्रिएटली ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल्स। अगर सीनियर मैनेजमेंट जो है सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इशारे पे कर रही है, सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट पिक्चर शो हो रही है। विंडो ड्रेसिंग आप समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडो ड्रेसिंग? कम ऑन, गिव मी द कन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स। लेट्स मेक दिस सेशन क्वाइट इंटरैक्टिव। मैं बेटा म्यूट इसलिए करके रखती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, बैकग्राउंड पे नॉइज होता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको सो के पढ़ना है। आप प्लीज एक्टिव रहें चैट बॉक्स में। जी बताएं। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने यहां पर बोला कि जो मैनेजमेंट है इट में इनअप्रोप्रिएटली ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल्स, कि अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से प्रेशर है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। फिर विंडो ड्रेसिंग का मैं आपको समझाना चाह रही थी, विंडो ड्रेसिंग से आप क्या समझते हैं, फिर मैं उसी एग्जाम्पल को एक अनदर लेवल पे लेके जाऊंगी। मतलब विंडो ड्रेसिंग का मैनुपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। जैसे कि आप शो कर रहे हो फिक्स एसेट्स आपके $20 लाख के हैं बैलेंस शीट में, एक्चुअल में $5 लाख के भी नहीं है, अपने प्रॉफिट्स इन्फ्लेट करके दिखाएं, ये सारी चीजें कहलाती हैं बेटा जी विंडो ड्रेसिंग में। तो अगर मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर है, सीनियर मैनेजमेंट को बोर्ड से प्रेशर है या फिर जो उसके नीचे आते हैं मैनेजमेंट के, तो जितना भी कर लो, हमेशा ही हमेशा इंटरनल कंट्रोल्स का फेलियर रह जाएगा। यानी कि यहां पर अगर कॉन्नाइवेंस और कॉल्यूजन है मैनेजमेंट टीम मेंबर्स का, तब भी ये होगा। ये ह्यूमन जजमेंट इज अनदर रीजन। तो कम ऑन बेटा जी, वन मोर टाइम। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि इंटरनल कंट्रोल्स का फेलियर हो सकता है, तो उसका पहला प्राइमरी रीजन है ह्यूमन जजमेंट। सेकंड रीजन है ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। क्या बोला मैंने? ओवरराइडिंग। कि फॉल्स प्रोजेक्शंस हो सकती हैं, विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, लाइबिलिटीज को हाइड किया जा सकता है। सो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इसके अलावा मिले हो सकते हैं मैनेजरियल पर्सन, कंट्रोल्स इसलिए नहीं लगेंगे, सब घपलेबाजी हो रही है क्योंकि सब आपस में मिले हुए हैं, इट इज कॉल्ड कॉल्यूजन या कोनाइवेंस, है ना, सब मिले जुले आपस में। या फिर द कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स बेनिफिट। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, अक्सर एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा इसका। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई इंटरनल कंट्रोल्स लगाएंगे, तो हमेशा याद रखें
वो इंटरनल कंट्रोल लगाने की कॉस्ट क्या आ रही है और उससे क्या बेनिफिट डिराइव हो रहा है। सीवीपी एनालिसिस जैसे हम इवन अपना पढ़ते हैं ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जस्ट लाइक दैट वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने कंट्रोल्स की कॉस्ट लगा के कितना बेनिफिट डिराइव हो रहा है, दैट यू नीड टू फिगर इट आउट। और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर। आप देख रहे हो कि मेरे गोडाउन में एक ही पर्सन सारी चीजें संभाल रहा है और कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, मैंने वहां पर दो पर्सन अपॉइंट और कर दिए, एक जो अभी सारा इन्वेंट्री का काम देख रहा था, और उसके साथ मैंने हायर कर दिया जो बाहर गेट पे खड़ा होगा, और एक जो मतलब काउंटिंग वगैरह करेगा। दो सेपरेट पर्सन और हायर कर दिए जिसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ रही है 30,000 पर मंथ एक्स्ट्रा। इन इंडियन रुपीज लगा लेते हैं, 30,000 पर मंथ एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। लेकिन यही अगर मैं देखूं जो मेरा स्पिलेज हो रही थी, स्पॉइलेज हो रही थी, मतलब जो मेरा स्टॉक समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहा है, क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है या कोई चुरा के लेके जा रहा है, क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा 50,000 रुपये महीना बचना शुरू हो गया। मतलब 50,000 जो नुकसान होता था वो नहीं हो रहा अब। तो तब 50,000 माइनस 30,000, क्या 20,000 का इंक्रीमेंटल बेनिफिट है, यस और नो? क्या यहाँ पर 20,000 का इंक्रीमेंटल बेनिफिट है? सो द आंसर इज यस। सो यहाँ पर इसलिए कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल को मेजर करने का पर्सपेक्टिव बहुत एसेंशियल होता है बेनिफिट्स के साथ, वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद रिस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, सो द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने क्या टर्म का इस्तेमाल करा है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, BIS. So the use of computers in business information system has fundamental effects on the nature of business transacted. क्या प्रोसीजर हुआ, क्या रिस्क था, और क्या मेथड्स लगाए मिटिगेटिंग दोस रिस्क, बिकॉज ये जो सारे इफेक्ट्स हैं द रिजल्ट फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश कंप्यूटर बेस्ड फ्रॉम मैनुअल प्रोसेसिंग। यहां पर जो आपको समझने वाला है बेटा जी वो ये है, जब भी हम ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग की बात करेंगे, आज का जो बिजनेस में काम करने का तरीका है इट इज क्वाइट ऑटोमेटेड, सारा चीजें सिस्टम से हो रही हैं, सॉफ्टवेयर से हो रही हैं। सो हमारा बिजनेस को ट्रांजैक्शंस जो भी हम करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का तरीका बदल चुका है, प्रोसीजर्स बदल चुके हैं, क्योंकि जो भी रिस्क वगैरह होता है वो वहां पर हम अलर्ट लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में कंट्रोल्स लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक हमने अपने रिस्क को मिटिगेट किया रहा है, मिटिगेट करना मतलब कम करना। और हमारी जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेसिंग है वो मैनुअल प्रोसेसिंग से क्वाइट डिफरेंट है। देन आगे बात करते हैं ट्रांजैक्शन ट्रेल्स की। अगर हम ऑडिट पर्पज से देखें तो जितने भी सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई बुक सॉफ्टवेयर की बात कर लें या जोहो की बात कर लें, जेरो की बात कर लें, इनमें सारी बुक कीपिंग मेंटेन हो रही है, और ऑडिट सॉफ्टवेयर काफी सारे यूज होते हैं, जैसे कि आइडिया सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है आपका, केसवेयर सॉफ्टवेयर, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो बहुत सारे, एक तो आप वैसे भी देख सकते हो इन जनरल, अगर आपको चेक करना हो कि किसने कितने बजे किस अकाउंट से लॉग इन करा, क्या चेंजेस करे बुक कीपिंग में, एक तो आपको वहां से ट्रांजेक्शन ट्रेल मिल जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑडिट सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करते हैं, जैसे आइडिया इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ऑडिट सॉफ्टवेयर ही है, फिर और भी है आगे केस केस बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शंस के ट्रेसेस देखने के लिए। So we can say a complete trail useful for audit and other purposes might exist only for a short period of time or only in computer readable form. So अगर हम बात करें इन ट्रेसेस का, द नेचर ऑफ ट्रेल इज ऑफन डिपेंडेंट ऑन द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मोड, की ट्रांजेक्शन हो कैसे रही है। ट्रांजेक्शन में बी बैच्ड प्रायर टू द प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड इमीडिएटली एज दे हैपन, है ना। रियल टाइम बेसिस पे हो सकती है या पहले उसको क्या करा जाता है, बैचेस में बनाया जाता है और फिर ट्रांजेक्शन होती है। इसका कोई भी मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं? एनीबडी इन द क्लास? मजा आ जाएगा मुझे उस एग्जाम्पल से, नहीं तो मैं तो जब दूंगी तो आप कहोगे कि मैम वाओ अमेजिंग। अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, बट आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास इट सेल्फ। एनीबडी हैविंग एनी व्यूज ऑन दिस? ये जो एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने,
इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं देती हूँ एग्जाम्पल, बैंकिंग कंपनी है, कि बैंक भी एक कंपनी होती है, बिल्कुल। इंडिया में अगर बात की जाए तो उसका गवर्निंग जो बैंकिंग कंपनी, इट इज रेगुलेटेड बाय बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पर अगर हम फर्दर बात करें, जब भी पैसे ट्रांसफर करते हो, आपने देखा होगा एक आईएमपीएस होता है, एक एनईएफटी होता है, और एक आरटीजीएस होता है। यस और नो? मजा आ जाएगा थोड़ी देर में समझ के। आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है। और आपका एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अभी फुल फॉर्म बता रही हूँ पहले। और एक आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। आईएमपीएस एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसे पैसे ट्रांसफर करते हो इमीडिएटली जो है पर्सन एट द अदर एंड को मिल जाते हैं, तो ये किस में आएगा बेटा? प्रोसेस्ड इमीडिएटली एज दे हैपन, ये आईएमपीएस में ये एग्जांपल हो गया। हाउएवर अगर हम बात करें बैचेस में, तो जो आपके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी की पेमेंट 1 घंटे तक भी आती है, 5 मिनट से लेके या 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक का टाइम लगता है, क्योंकि वो बैचेस में जाती है। क्लियर हो गया इसका बेस्ट एग्जाम्पल? एनीबडी हैविंग एनी डाउट ओवर हियर, so that I can proceed further with respect to the uniform processing of transactions? यहां तक किसको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई समाधान जिसका चाहिए? All right, let's proceed further. Then is uniform processing of transactions. अगर बेटा हम बात करें यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर्स पे प्रोसेसिंग होती है यूनिफॉर्मली, इट इज सब्जेक्ट सिमिलर ट्रांजैक्शंस टू द सेम प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड दस वर्चुअली एलिमिनेट्स क्लेरिकल एरर। जितना एक कोई भी ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने का तरीका है अगर सिमिलर होगा, तो क्लरिकल एरर जो है रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोग्रामिंग एरर्स जब कोई हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, सीमेंट सिस्टमेटिक एरर्स हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, सो दे विल रिजल्ट इन all similar transactions being processed incorrectly when they are processed under the same conditions. तो यानी कि ये पूरे पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाहते हो मैम? तो बताती हूँ बेटा क्या कहना चाहती हूँ। यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, अगर हम ट्रांजैक्शंस की यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग की बात करें, यानी कि हम अगर एक जैसी प्रोसेसिंग पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे लगा रहे हैं, अगर कहीं एक एरर हो गया प्रोग्राम में, तो क्या वो सारी ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करेगा? यस और नो? तो द आंसर इज यस। तो यहां पर इंटरनल कंट्रोल्स लगाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस। Many controls once performed by separate individuals may be concentrated in computer system. एक पर्सन ने काम किया और डेटाबेस में जाके वो स्टोर हो गया। Thus, an additional who has access to the computer may perform incompatible functions. अब जिसके पास वो डेटा है तो वो एडिटिंग कर सकता है। हाउवर अभी के टाइम में सारी चीजें जो है, एग्जाम्पल मैं आपको क्विक बुक सॉफ्टवेयर का दे रही थी, या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर ले लो, जोहो ले लो, जेरो ले लो, एंड से लिस्ट गोज ऑन। तो वहां पर ना किसने किसकी आईडी से हुआ है, किसने किस वजह चेंज करा है, ये तक सारी चीजें आ जाती हैं। बट अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, तो ऐसा जब सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, जब सीधा ऐसे नॉर्मल तरीके से कंप्यूटर पे ही अकाउंटिंग होती थी, बट नॉट ऑन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, सिंपल ऐसे डेस्कटॉप वर्जन में, तो जिसके पास भी जो एक्सेस है उसमें वो चेंजेस कर सकता था, राइट? तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैनी कंट्रोल्स वंस परफॉर्म्ड बाय सेपरेट इंडिविजुअल्स में बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर पे जाके वो स्टोर हो जाते हैं। सो दस एन इंडिविजुअल जिसके पास वो कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस का एक्सेस है, वो यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकता है, तो जिसकी वजह से जो भी अदर कंट्रोल्स हैं दे मे बी नेसेसरी टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑर्डिनरीली अकम्प्लिश्ड बाय सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस। इसलिए आपने देखा होगा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क भी करते हो, और स्पेशली ये चीज को रिलेट कर पाएंगे, जो अभी कैंडिडेट्स वर्किंग हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पूरे राइट्स नहीं मिलते। आपको पहले एज अ यूजर ऐड होते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, फिर आपको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली एक्सेस दिया जाता है। यस और नो? यस और नो? राइट। सो यही तो वो कहना चाहते हैं वहां पर, कि आपको सपोज आप एक अकाउंटेंट ही हो, तो आपको कहाँ तक राइट्स देने हैं, इनवॉइस का देखने का देना है, व्यू करने का देना है, रिपोर्ट्स का देना है, या अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हो या अकाउंट्स पेबल के प्रोफाइल में हो, तो आपको कैसे मैनेज करनी है चीजें, तो उतना ही एक्सेस दिया जाएगा। वो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। क्लियर हो चुका है आपको? एनी डाउट स्टिल हियर सो फार?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल फॉर एरर्स एंड फ्रॉड। पोटेंशियल फॉर एरर्स एंड फ्रॉड में क्या है? द पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग दोज परफॉर्मिंग कंट्रोल प्रोसीजर्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, to alter data without visible evidence, or to gain access or to any assets may be greater in computer system। क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ पर? ध्यान से सुनिएगा। वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं एरर्स और फ्रॉड होने के जो एक पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू वो चर्चा करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो ही क्यों ना हो जो कंट्रोल प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, उस किसी भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस आ सकता है डेटा का। और एक बार एक डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस आ गया, सपोज आप सिस्टम से उठ के वॉशरूम गए हो और वो लॉक नहीं करा है और अभी भी वो इनएक्टिविटी वाले मोड में नहीं गया है, कोई और आपकी जगह पे आता है या फिर आपसे साइड में बैठा वाला पर्सन कोई, और आप उसको पता है आप 15 मिनट पे फोन कॉल पे हो, वॉशरूम जाके फोन कॉल लेनी, सारी कहानी पता है उसको, इनफॉर्मल टॉक होती है ऑर्गेनाइजेशन में विच इज रेफर टू एज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होता है? नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वो आपको बता के गया और वहीं आप उसके सिस्टम पे कोई चेंज कर दो, ऑल्टर डेटा कर दो कि इसी का नाम तो आएगा, इसी ने चेंजेस करे हैं, तो लेट लेट मी डू इट। सो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, टू ऑल्टर डेटा विदाउट विजिबल एविडेंस। अब यहां पर क्या हो सकता है किसने किया? अब प्रोफाइल से तो उसी के जाएगा। सो ये भी एक एक इंपॉर्टेंट एरिया है वेयर इन जहां पे एरर्स या फिर फ्रॉड हो सकते हैं। So the decreased human involvement in handling transactions can reduce the potential for observing errors and fraud। कि जितना हो सके ऑटोमेशन पे काम डालो, क्योंकि अगर आपका इनपुट प्रोग्रामिंग सही है तो आउटपुट बिल्कुल सही होगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन आपकी प्रोसेसिंग तभी ठीक होगी, प्रोग्रामिंग अच्छी है और इनपुट सही दिया तो ये आउटपुट ठीक होगा। एंड इसके साथ साथ जितने भी एरर्स और फ्रॉड हैं इन डिजाइनिंग और चेंजिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दे कैन रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर पता लगा कि प्रोग्रामिंग ही गलत थी, अब जैसे मैं एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिट पे गई थी, तो वहां पे एक्सेप्शन रिपोर्ट को एनालाइज किया और वहां से काफी सारी चीजें, कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण मैं वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ इतना बता देती हूँ आपको कि अगर आपके प्रोग्रामिंग में ही दिक्कत हो कि जो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके गया है, तो फिर तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है। फर्दर, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड मैनेजमेंट सुपरविजन। वो ये कहना चाहते हैं, हम एफ पॉइंट तक आज के लेक्चर में कवर करेंगे, फिर रैप अप करेंगे आज का सेशन। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड मैनेजमेंट सुपरविजन। बहुत सारे और कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं दे ऑफर मैनेजमेंट एंड मैनी एनालिटिकल टूल्स फॉर रिव्यू एंड सुपरविजन ऑफ ऑपरेशंस। मतलब जो भी एडिशनल कंट्रोल्स आप लगाते हो उससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और स्ट्रांग बन जाता है। जैसे अगर आपने एक्चुअल और बजटिंग के विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन करने हैं, तो आप रेशोज जो है, रिपोर्ट्स निकलती हैं। आप देखो बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स आपको जनरेट हो जाती हैं, है ना। जैसे कि अगर आप जोहो सॉफ्टवेयर में बात करो तो बहुत सारी ऐसे रेशोज, ग्राफ्स वगैरह पूरे निकल के आ जाते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए। बजट्स भी आप उसमें वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड मैनेजमेंट सुपरविजन की नेसेसिटी होती है। इवन ऑटोमेशन पे भी अगर काम चल रहा है कि हम एडिशनल कंट्रोल्स लगाएं ताकि चीजें बहुत अच्छे में मैनर से हो पाए। एंड इसके साथ साथ सम प्रोग्राम्ड एप्लीकेशंस, अगर हमारी कुछ प्रोग्राम्ड एप्लीकेशन चलेंगे, आप देखो किसी भी इवन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी एक डेवलपर डेटा नाम से भी ऑप्शन मिलता है ना, डेवलपर ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको अगर अपनी कस्टमाइजेशन जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली करनी है, सो आपको एक स्टैट्स मिल जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब? एक इनसाइट्स मिल जाती हैं डेटा को लेकर, ताकि आप कॉन्टिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्रोसेसिंग कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर टुडे। एंड इसके बाद मैं एक पोल भी क्रिएट करूंगी फॉर अ फीडबैक, because it becomes my foremost duty to give you quality training to ace the CI exam in the very first attempt itself. Thank you.